नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हमारे दर्शकों की तरफ से अक्सर कहा जाता है कि अमरीश मिश्रा जी से जरूर बात करें। अमरीश मिश्रा जी के 2 यूट्यूब चैनल बंद हो चुके हैं और अब जो चैनल उनका है, जो काम कर रहा है, जिस पर आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, वो है अमरीश मिश्रा स्पीक्स 2। उस पर आप जाएंगे तो उनकी वीडियोस आपको ताज़ा मिलेंगी और हम भी आपको इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक दे रहे हैं। अमरीश मिश्रा जी बहुत ही जाने माने बेबाक अंदाज में बोलने वाले शख्स हैं और खबरों को बहुत ही बारीकी से फॉलो करते हैं और बिल्कुल आवर बाय आवर, जिसे कहना चाहिए, वहां क्या कुछ हो रहा है उसे बिल्कुल तकरीबन ऐसे जैसे आंखों देखा हाल उस तरह से आप बता पाते हैं और आप लोग भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। आज जाहिर है आप तक खबर पहुंच चुकी कि इजराइल और हमास के बीच में जंगबंदी का ऐलान हो गया। जंगबंदी संडे से शुरू होगी। अब क्या कुछ है, कहां खुशी है, कहां गम है, कैसे हालात हैं, किसने क्या खोया, क्या पाया, ये सब समझने का वक्त है। अमरीश मिश्रा जी बहुत ही बेहतर अंदाज में बताएंगे, मैं समझता हूं। अमरीश जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, उसके लिए शुक्रिया। 468वां दिन है आज जंग को और 2 दिन बाद तकरीबन ये जंगबंदी शुरू होगी और हमास उसको कामयाबी बता रहा है, अपनी जिहाद इस्लामी भी अपनी कामयाबी बता रहा है और ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने जो कुछ टारगेट तय किए थे उस टारगेट में से उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे इस जंगबंदी को, जंग से पहले और ट्रंप के आने के साथ साथ ये कैसे मुमकिन हो सका? अब से पहले तो ऐसा लग रहा था, जब जंग जारी थी तो नेतन्याहू ये इशारे दे रहे थे कि ट्रंप आ जाएंगे तो वो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम जंग को और आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन ये जंगबंदी एक ही मुलाकात में, कुछ अरब डिप्लोमेट्स ने कहा है कि विटकॉफ के साथ एक ही मुलाकात हुई। वो काम जो बाइडेन की टीम 1 साल में ना कर सकी, ट्रंप के नुमाइंदे ने एक मीटिंग में कर दिया। क्या कुछ देख रहे हैं आप? सबसे पहले इसी पे बात करेंगे काज़मी साहब। एक तो मैं आपको बताऊं, इसी चैनल पे मैंने आपसे बात करते हुए, जब ट्रंप दिसंबर में जब ये हो रहा था कि कई प्रो इजरायली लोगों को ट्रंप अपने कैबिनेट में अनाउंस किए जा रहे हैं, ये हो रहा है, मैंने तभी कहा था कि ट्रंप बाइडेन के रास्ते नहीं चलेगा, वो संभव ही नहीं। अमेरिका के ऊपर $711 बिलियन का कर्जा है, $711 बिलियन, 71,000 करोड़ डॉलर। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। और उसकी 27 लाख करोड़ की उसकी जीडीपी है। तो अब आप सोचिए कि अमेरिका की, और ये जो हालत हो गई, जो कैलिफोर्निया में जो आग लगी, उसमें जो बाहर आया है कि इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैलिफोर्निया के फायर डिपार्टमेंट से काटा। और जो कैलिफोर्निया में, क्योंकि डेमोक्रेटिक स्टेट है, बाइडेन की ही मतलब अभी भी गवर्नर डेमोक्रेटिक पार्टी का है, और उस समय भी था, मतलब जब इजरायली मतलब ये सब हो रहा था, उसने अकेले कैलिफोर्निया स्टेट ने $617 मिलियन इजराइल को एड में अपनी तरफ से दिया, जबकि फायर डिपार्टमेंट में उसके कमी हो गई और उसकी वजह से कितनी जानें वहां गई हैं, उसकी वजह से कितने लोग। तो ये जो बात कही जा रही थी कि बाइडेन के अंडर पूरा खुल के अमेरिका इजराइल के लिए काम कर रहा था, ये पूरा एक साफ हो गया था। लेकिन और हम लोग को ये लग रहा था कि पूरे अमेरिका की रजामंदी है इसमें, लेकिन अमेरिकन ने 5 नवंबर को जो चुनाव हुए 2024, उसमें ट्रंप को जिता के उन्होंने ये दिखा दिया कि बाइडेन की पॉलिसी से उनकी रजामंदी नहीं है। और ट्रंप भी, जो अपने को राइट विंग और इस्लामोफोबिया के तहत 2016 में पावर में आया था, बिल्कुल बदला हुआ था इस बार। शुरू में एग्रेसिव था, प्रो इजरायली, लेकिन बाद में आते आते उसका एक रुख प्रो फिलिस्तीनी हो गया। और मैंने आपसे कहा था कि ये देखिए, जो उसको जो वोट मिला है, पॉलिटिशियन के बारे में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण जो लोग भूल जाते हैं कि उसको वोट किसका मिला, क्योंकि वो बारीक चीज है। वो अपने मैंडेट को ऑनर उसको करना ही करना है। आप अपने देश में देख रहे हैं कि चाहे जितना भी ये बीजेपी आरएसएस लिबरल होने की कोशिश करें, उनका जो बेस वोट है वो उनको घसीट के वहीं ले आता है एक हार्ड लाइन पे। वही पूरी ट्रंप का जो बेस वोट था 2016 में, वो बदल गया है। उसका एक बड़ा हिस्सा बाइडेन को चला गया, और बाइडेन का जो एक
एक बड़ा हिस्सा स्पेशली माइनॉरिटीज का और लिबरल्स का और लेफ्टिस्ट का, वो जो प्रो पैलेस्टाइन फोर्सेज हैं, लेफ्टिस्ट ना भी कहने, जो प्रो पैलेस्टाइन फोर्सेज है, उनका लास्ट में 3% ट्रंप को मिला। इसीलिए ट्रंप को 50%, कमला हैरिस को 47%, 3% से केवल ट्रंप जीता है। क्लोज बहुत था, आज भले ही जो भी बहुत ही क्लोज था, और इसमें ट्रंप को अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिली, और ट्रंप इस बात को जानता है और उसका मैंडेट यही है, और वो पूरा डिटरमिन्ड है। और ट्रंप बाइडेन नहीं है। आप देखिए, मैंने शायद इस पे आपसे कहा था कि ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले एक अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल, उस पे उसने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें जेफरी सैक्स, पुराना वीडियो है 10-12 साल पुराना, जिसमें जेफरी सैक्स नेतन्याहू को गाली दे रहे हैं, जो कि अमेरिका के एक इंटेलेक्चुअल भी हैं और पैसे वाले भी हैं। वो गाली दे रहे हैं नेतन्याहू को कि दिस सन ऑफ अ बिच ड्रैग्ड अस इनटू द इराक वॉर। वो इराक वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? दिस सन ऑफ अ बिच ड्रैग्ड अस इनटू द इराक वॉर। और उसको ट्रंप ने क्यों पोस्ट किया? ट्रंप ने अभी क्यों पोस्ट? मतलब ट्रंप कह रहा है ना कि यू आर अ सन ऑफ अ बिच। आप देखिए कि नेतन्याहू कितना डरपोक है, कितना बड़ा कावर्ड है, जो औरतों और बच्चों को मारने से इतना बड़ा ये चौड़ा सीना फैला के घूम रहा था। ये सारे राइट विंगर्स, फैसिस्ट, ये सब ऐसे ही होते हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे इजराइल में हो। और आपने देखा कि ये झुक गया। अच्छा, भारत के बहुत सारे वामपंथी टाइप के लोग, लिबरल टाइप के लोग अजीब तरह की बेवकूफी, मतलब बाइडेन को प्रोग्रेसिव मान रहे हैं, ट्रंप को कंजर्वेटिव मान रहे हैं। हमने कहा दुनिया ये डायलेक्टिक्स तुम पढ़ते हो मार्क्सिज्म में, तुम्हें समझ नहीं है कैसे ऑपोजिट्स टर्न इनटू थिंग्स टर्न इनटू देयर ऑपोजिट्स। जो राइट था लेफ्ट हो गया, लेफ्ट जो था राइट हो गया कब का। और देखिए ट्रंप ने एक ये चीज पोस्ट की, और उसके बाद उसने एक अपना वो जो विटकॉफ को भेजा, जो उसका गोल्फ पार्टनर है, प्रॉपर्टी डीलर है, और उसको उसने वहां बना दिया। और हॉचस्टाइन पढ़े लिखे आईवी लीग के 1 साल से 1.5 साल। देखिए बाइडेन फेल था ना, क्या बाइडेन चाहते ही नहीं था? बाइडेन और ब्लिंकन तो चाहते ही नहीं थे। ब्लिंकन किस, ये लोग तो चाहते थे युद्ध बढ़े। इन्हें ये तो प्रपोजल बाइडेन जो अभी सीज फायर प्रपोजल माना गया है, ये तो वही 2 जुलाई का बाइडेन का प्रपोजल है, और क्या है? इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क थोड़ा ना है 2 जुलाई का, और जो हमास मान चुका था। और यही बात जो मतलब ग्यूरी ईलैंड जैसे कट्टर जो एक्स जनरल इजराइल के हैं, जिन्होंने नॉर्थ गाजा का जनरल्स प्लान फॉर्मुलेट किया, जिसमें अलग से नरसंहार हुआ, उस पर आएंगे हम लोग, कि वो भी बहुत बड़ा एक कारण था जिस तरह से हमास लड़ा वहां। ये मतलब आइलैंड ने कहा कि जुलाई में क्यों नहीं मान गए तुम? अब बताइए, ये नेतन्याहू का खास आदमी कह रहा है कि जुलाई में तुम क्यों नहीं मान गए, कितनी जानें बच जाती। वो अपनी जानों के बारे में बात कर रहा है, इजरायली फौजी, क्योंकि इजराइल का आईडीएफ का मोराइल हिस्टोरिकली लो है, मतलब इतना लो मोराइल कभी नहीं रहा, ये साबित हो चुका है। तो कहाँ है वो लोग जो ये कह रहे थे इजराइल बहुत बड़ी ताकत है और साम्राज्यवाद बहुत बड़ी ताकत है, कोई लड़ नहीं सकता दुनिया में, कोई क्रांतिकारी फोर्स आज नहीं है? केवल इसलिए वो ऐसा कह रहे थे क्योंकि हमास अपने साथ इस्लामिक रेजिस्टेंस जोड़े हुए था। ये जो सेकुलर लेफ्टिस्ट हैं, ये सब जो हैं बदमाश, ये इनको समझ ही में नहीं आता है कि ये चीज, एक देखिए इस्लामिक रेजिस्टेंस हो चाहे जो रेजिस्टेंस है, 1857 की लड़ाई हमारी आजादी की पहली लड़ाई, जो सब मानते हैं, वामपंथी भी मानते हैं, दक्षिणपंथी भी मानते हैं, वो धर्म के आधार पर लड़ी गई थी, और हिंदू मुस्लिम एकता दीन की, कि हमारा मजहब अलग है, दीन एक है। और इस चीज को भूल जाते हैं। अभी एक हमास के साथ लेफ्टिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, सारे जो PFLP है, सब लोग एक वहां ज्वाइंट अपना एक उन्होंने इतना बड़ा फ्रंट बनाया, और हमास ने उसका एनालिसिस भी पेश की कि जो जीत हुई है उसके पीछे किस तरीके से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी फैक्शंस के बीच, और जमीन पे कैसे वो लड़े। खैर वो हम आगे बताएंगे। लेकिन जो ये बात है, मेन बात, कि ट्रंप को समझने में ये लोग बुरी तरीके से फेल हुए। ट्रंप ने अपना डंडा दिखाया, और उसने नेतन्याहू से साफ कह दिया कि देखो ज्यादा अगर तुम करोगे तो हम फिर पूरी तरीके से तुमको छोड़ देंगे अकेले, तुम लड़ लो सबसे, और तुम अपने ग्रेटर इजराइल बना लो। तो पहले भी हमने कहा था आपसे कि ट्रंप, क्योंकि ये बात देखिए थॉमस फ्रीडमैन ने कही थी, जो खुद ही इज अ Jew, इंटेलेक्चुअल Jew, एंड ही राइट्स फॉर न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स के उसने जब पहले ही ट्रंप के जीतने के पहले ही उसने कॉलम लिखा था, और उसने कहा था कि अगर ट्रंप जीतता है तो यही होगा कि नेतन्याहू को
ज्यादा कहेगा कि चलो हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, तुम लड़ लो, तुम जो। और इजराइल ये जानता है कि वो एक कदम तो मतलब ग्रेटर इजराइल तो छोड़ दीजिए, सीरिया के बारे में सोचना, लेबनान के बारे में सोचना, यमन के बारे में सोचना, वो तो छोड़ दीजिए, एक कदम वो आगे नहीं बढ़ सकता बिना अमेरिका की मदद से। $22 बिलियन अमेरिका ने अपने को बैंकरप्ट करके इजराइल को बैंकरोल किया है, बैंकरप्ट करके बैंकरोल किया है। ये देखिए, ये पूरी सच्चाई है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है, तो ट्रम्प, फ्रीडमैन ने यही कहा था, और अभी फिर फ्रीडमैन ने कहा है 2 दिन पहले कि ट्रम्प ने यही कहा कि तुम लड़ लो, तुम अपना जो चाहे जितनी बहादुरी दिखाना दिखा लो, हम साथ नहीं देंगे, हमारे पास पैसा नहीं, सीधी बात। अब जब ये बात आ गई तो नेतन्याहू डर गया, और उधर से ट्रम्प ने इंडिकेट कर दिया कि हम तुम्हें इतनी गाली पड़वाएंगे, अभी तुमको सन ऑफ अ बिच और MCBC सब होगा जो इंग्लिश में संभव है, वो सारी चीजें होंगी। तो वो वाला, क्योंकि ट्रम्प वाले फ्रंट में भी आगे है, जैसे यहाँ वो उसने गाली गलौज वो खूब करवा सकता है। तो नेतन्याहू सरेंडर हो गया। नेतन्याहू है क्या? नेतन्याहू अमेरिका की कठपुतली है, वो सरेंडर हो गया। तो ये देखिए, पूरी बात अमेरिका, पहले भी यही कहा जा रहा था, और हमास ने इस चीज को शुरू से स्ट्रेस किया कि हम केवल इजराइल को, शुरू से 7 अक्टूबर के बाद से, कि इजराइल को इजराइल तो एक फ्रंट है, असली है अमेरिका, जो उसको बॉम्ब्स दे रहा है, जो उसको म्यूनिशन दे रहा है, जो उसको पैसा दे रहा है, जो उसको खड़ा किया है, वरना हम कब का इजराइल को हरा चुके होते। और ये बात सही है, जिस तरीके से 7 अक्टूबर के बाद जो इन लोगों ने दिसंबर में 2023 में डिक्लेयर कर दिया था कि नॉर्थ गाजा हम जीत गए, और जब उन्होंने डिक्लेयर किया तो उसी के 2 दिन बाद 21 IDF सोल्जर्स मारे गए थे, और उसके बाद नॉर्थ गाजा जीतने के बाद ये लोग साउथ गाजा भी जीत गए और सब कुछ जीत गए, और उसके बाद बार बार पीछे आए, फिर नॉर्थ गाजा में गए। अब इस बार क्योंकि आलोचना हुई, वही मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं, आलोचना हुई कि IDF जा रहा है और कुछ समय के लिए हमास को पीछे करता है और फिर लौट आता है। ये जो हलीवी, जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनकी जो स्ट्रेटजी है, ये गलत है। तो ये जनरल प्लान आया कि तुम हटो नहीं, नॉर्थ गाजा में बने रहो, उसको एक मॉडल के रूप में पेश करो कि एक रेजिस्टेंस फ्री जोन बनाओ नॉर्थ गाजा, उसमें पूरी तरह से इजराइल कंट्रोल करे, सिविलियंस थोड़े बहुत रहें, उनको भी ह्यूमैनिटेरियन बबल्स में कर दो। और जो एक उन्होंने मेफ्लिस्टीन एक्सेस जो एक रोड बनाई है, उसके उधर से हमास नहीं आ पाए, और इधर से कोई सिविलियन बिना इजरायली कंट्रोल के नहीं आ पाए। लेकिन हुआ क्या, 1.5-2 महीने में हमास ने अपनी पूरी टैक्टिक्स अडॉप्ट की, जो हिट और रन वाली टैक्टिक्स है, उसको छोड़ के हिट एंड स्टे, वो भी वहीं पर, उसने भी कहा हम भी यहीं रहेंगे, वो भी नॉर्थ गाजा में रहा, और उसने इस तरीके से उसको पूरा प्लान किया कि वो जो गुरिल्ला टैक्टिक्स थी उसको चेंज कर दिया, उसमें वो मार के बहुत दूर नहीं वहां पर और ना ही टनल में छिपे, वो मलबों के बीच छिपने लगे, और लगातार इजराइल को ये डर लगा, और इजराइल इसका आदी था कि ये लोग मार के भागेंगे, और जो क्लासिक गुरिल्ला टैक्टिक्स होती है वो करेंगे, हम कम से कम कुछ नहीं कर पाएंगे तो इतना तो कर देंगे कि नॉर्थ गाजा को 18 किलोमीटर को हम, मतलब गाजा के 18 किलोमीटर को हम रेजिस्टेंस फ्री जोन डिक्लेयर करके दुनिया को बताएंगे कि देखो ये है रेजिस्टेंस फ्री जोन, ये मॉडल है। वो मॉडल ही कोलैप्स कर गया। एक तो हमास जिस तरीके से लड़ा, वो तो देखिए एक अलग डायमेंशन, उसके बारे में, क्योंकि वो लॉजिकल उससे नहीं समझा जा सकता है, वो एक इंस्टिंक्चुअल जो मिलिट्री साइंस को समझता है, या खुद मैदान में लड़ाई देखिए या खुद लड़ा हो, वो समझ सकता है कि हमास ने जो लोकल लेवल पे, जो मतलब ग्राउंड लेवल पे, जो हमास के फाइटर्स का जो जज्बा था, और जज्बे से ज्यादा जो उनका इंस्टिंक्ट था, क्योंकि देखिए हमास ने अभी डिटेल एनालिसिस अपनी पेश की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि देखिए हम लोग हमारी हायरार्की हमेशा से रही है, शुरू से थी, लेकिन हमने ये भी इसके लिए भी प्लानिंग की थी कि अगर ऊपर के लोग मार दिए जाएंगे तो नीचे के लोग इस तरह से जो एक सेलुलर फॉर्मेशन में काम करेंगे, और एक सेल्स की तरह वो जो लोकल कमांडर्स हैं, वो उनका इनिशिएटिव खुला रहेगा। और ये चीज उन्होंने ट्रेनिंग देके की, ये भी नहीं कि कोई थ्योरी थी, उन्होंने बकायदा ट्रेनिंग, 15 साल ये ट्रेनिंग चली कि अगर तुम्हें कोई कमांड नहीं मिला 3 या 4 दिन या 5 दिन, तो तुम क्या करोगे। ये, और ये जो, अच्छा दूसरी बात, जो बहुत सारी जॉइंट एक्सरसाइजेज जो दुनिया को नहीं पता थी, बहुत लोगों को नहीं पता थी, हम लोग को आइडिया था, जो जॉइंट एक्सरसाइजेज डिफरेंट फिलिस्तीनी फैक्शंस में चल रही थी 2020 से, यह्या सिनवार के डायरेक्ट सुपरविजन में, जिसमें PFLP, DFLP
और पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद और भी जो तमाम इस तरह के जो और कम से कम 11 जो फैक्शंस हैं, वो वहां पर उनकी जॉइंट एक्सरसाइजेस 3 से 4 साल चली हैं। इसीलिए वो लोग उन लोगों ने अपने को ऐसा कर दिया, और जहां हमास कमजोर होता वहां इस्लामिक जिहाद आ जाता, जहां इस्लामिक जिहाद कमजोर होता पैलेस्टीनियन PFLP आ जाता। ये जो पूरी टैक्टिक्स थी, इजराइल हमास हमास करता रहा। दूसरी बात, इजराइल जो खुद इजरायली अब कह रहे हैं कि हम लोगों से गलती हो गई कि हम लोगों ने हमास को आतंकवादी संगठन समझा। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास ने हम पे नहीं हमला किया था, हम पे हमला गाजा की आर्मी ने किया था। गाजा एक देश है, उसकी एक आर्मी ने हम पे किया था। अब अगर लेकिन ये मान लें ये, तो फिर इनको मानना पड़ेगा कि गाजा ही फिलिस्तीन है, फिर महमूद अब्बास का क्या होगा, नेतन्याहू का क्या होगा, और ये जो पूरा 2 स्टेट सोल्यूशन जो ये लोग रिजेक्ट करते हैं उसका क्या होगा। लेकिन ये देखिए जो बात है, उन्होंने पकड़ लिया कि एक हमने इसको मिलिट्री तरीके से हमने इसको हैंडल नहीं किया। लेकिन सवाल यहाँ पर यहाँ भी ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने जो नॉर्थ गाजा में किया वो यही उनका वो था कि एक सिविलियन पॉपुलेशन को चाहे 15 से 16 हजार उसको कैप्टिव बना लो, उसको भूखा रखो, उसको वो करो, और हमास को इस इलाके से दूर रखो। कब तक? हमास जैसे ही इस तरफ आए, बेत हनून, बेत लहिया, जबलिया की तरफ आए, तो उसको उनके लोगों को मार दो। अच्छा, कुछ झड़पें हुई जिसमें उनको लगा कि हमने हमास को यहाँ खत्म कर दिया है। फिर उन्होंने एक नई टैक्टिक्स निकाली, जब उन्होंने देखा कि हमास के लड़ाके उधर नेत्जरीम कॉरिडोर क्रॉस करके उधर नहीं जा रहे हैं, यहीं बने हुए हैं, तो उन्होंने कमल रडवान हॉस्पिटल में एक ट्रैप लगाया, वहां पर सिविलियंस को मारना शुरू किया, उसको खाली कराना शुरू किया कि हमास के फाइटर्स ये सब देख के आएंगे। लेकिन हमास के फाइटर्स उस ट्रैप में फंसे नहीं, वो बाहर से मारते रहे, वो अंदर उन्होंने इनर सर्कल में पेनिट्रेट ही नहीं किया, और बाहर से इतना मारा कि अब आप देखिए पूरा आप गिनती शुरू करिए 20 दिसंबर से, तो हर दिन आई मीन द लास्ट 10 डेज, पिछले 10 दिनों में 15 इजरायली सोल्जर्स मारे गए, पिछले 1.5 महीने में 55 ऑफिसर्स और सोल्जर्स मारे गए। कल नहाल ब्रिगेड के लोग मारे गए। अभी जो कल बमबारी की इजराइल ने, क्योंकि सीज फायर देखिए संडे से इंप्लीमेंट होगा, अभी इजराइल बमबारी करेगा, आज भी करेगा, कल भी करेगा, सिविलियन कैजुअलिटीज होंगी। लेकिन हमास ने भी कल भी जब इजराइल ने बमबारी की तो सिडरोट पर रॉकेट छोड़ दिया, और कल के सेलिब्रेशंस में पूरी दुनिया ने वो सेलिब्रेशन देखे, मेरे एक्स हैंडल पे हैं, सब कुछ सब जगह हैं, आप देखिए तो वहां पर पूरा अरब जगत हिला हुआ है। और हमास के फाइटर्स कल रात को सड़क पे आ गए और सड़कों पर उन्होंने गोलियां चलाई। IDF के सामने उन्होंने कहा कि अब हिम्मत है तो बेथनून में घुस के दिखाओ, और वहां पर IDF के लोगों का इतना मोरल गिरा हुआ है, वो पीछे हट रहे हैं, नेत्जरीम से उनका 3 टप्पर उठ गया है ऑलमोस्ट, और जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वो भी उनको खाली करना है। जो टर्म्स हैं उसमें जो 33 लोग जिनको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, जिनके बारे में नेतन्याहू हमेशा इन्हीं के सवाल पे टॉर्पीडो कर देता था, और नेत्जरीम कॉरिडोर और फिलाडेल्फी के सवाल पे, ये 3 सवाल थे, उस पे नेतन्याहू मान गया। मतलब मरवान बरगूती छूट जाएंगे, जो 33 जो जिनको लाइफ सेंटेंस है, प्लस जो 233 जिनको लंबी जो सजा काट रहे हैं, और उनको चॉइस भी दिया गया कि अगर बीमार हैं तो बाहर उनको डिपोर्टेशन उनका बाहर होगा, गाजा में नहीं होगा, उनका किसी और थर्ड कंट्री में होगा अगर वो बीमार हैं या उनकी इच्छा है कि वहां जाने की। इतना बड़ा लैटिट्यूड। उसके बाद जो 7 अक्टूबर के बाद जो 3,500 से लेके 4,000 गाजा के लोगों को उठाया है, उसमें से 1,000 छोड़े जाएंगे पहले ही फेज में, और उसके बाद औरतें और बच्चे सारे छोड़ दिए जाएंगे, और ये सब इन एक्सचेंज ऑफ 33 होस्टेजेस इन द फर्स्ट फेज। उसके बाद फिर हमास के पास होस्टेजेस हैं, फिर आगे का नेगोशिएशन होगा, क्योंकि बात परमानेंट सीज फायर की हुई है, जो जिस पे करार हुआ है। मैं उसी पर आने वाला था मिश्रा जी। देखिए जो मामला तय हुए हैं उसमें बहुत ही अहम इश्यूज वो तो आपने बता दिए, जो कैदी किस तरह से छूटेंगे। एक इजरायली के बदले 33 फिलिस्तीनी होंगे, एक इजरायली खातून फौजी के बदले 50 फिलिस्तीनी छूटेंगे, जो डिटेल आ रही है वो ये। अच्छा, अब जो हमास की मांग थी परमानेंट सीज फायर और गाजा से इजराइल की मुकम्मल वापसी, वो दोनों मान ली गई। तीसरे फिलाडेल्फी भी, वहां से भी इजरायली वापस चले जाएंगे। तो ये तो बहुत ही अहम। अब ये सारी शर्तें इन्होंने इनकी मान ली,
और इजराइल को वो कुछ ना मिला जिसके मिलने की तलाश में वो 8 अक्टूबर से जंग लड़ रहे थे। ना वो अपने कैदियों को छुड़ा सके, ना हमास को खत्म कर सके, बल्कि हमास के साथ मेज पर बैठ के बात करने के लिए मजबूर हो गए। आगे क्या लगता है आपको, रेजिस्टेंस आगे किस तरह से चलेगा? क्योंकि इशारे अभी भी ये हैं कि हम अपने मकसद की तरफ नजर रखेंगे। आप कैसे देख रहे हैं आगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये समझना है आज की तारीख में आगे क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, और वाइडर जो वेस्ट एशिया का कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि केवल इससे ये जो सीज फायर हुआ है इससे एक स्थितियां बदल गई हैं बहुत सारी, और सीरिया वगैरह में भी बहुत कुछ हो रहा है और सब जगह। अभी देखिए, बात यह है कि जो सबसे बड़ी बात इजरायली कह रहे हैं कि हमास को खत्म करना तो छोड़िए, जो ये कम से कम एक बात थी कि हमास की सरकार गाजा में नहीं रहेगी, और इसके बारे में इतनी चर्चाएं हुई कि डे आफ्टर के बारे में इजराइल ने कहा हम मिलिट्री रूल लगाएंगे, फिर अमेरिका ने कहा कि महमूद अब्बास को इंक्लूड करके, अरब देशों को इंक्लूड करके कोई ऐसी सरकार बने। जो डे आफ्टर क्या होगा उसमें इजराइल के सारे मंसूबे खत्म हो गए। जो हमास कहता था कि गाजा में हम हमारी सरकार है, वही हमारी सरकार रहेगी, वही सच हुआ। गाजा में हमास जस का तस वापस वही, उसी की सरकार, सब कुछ वही। क्या क्या अब आप देखो इस चीज को कि मतलब परमानेंट सीज फायर का मतलब है कि गाजा तो आपने दे दिया ना, वो जो क्या हुआ उन बातों का, क्या हुआ तेरा वादा, मतलब ना खुदा मिला ना विसाले सनम, कुछ तो मतलब आप लेके जाते, कुछ नहीं, जीरो। और ये आप देखिए कि जो अमेरिकन हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिकन भी इतने, मतलब मैं क्या कहूँ, जो ट्रम्प के लोग हैं इतने एज हैं, क्या मैं कहूँ कि वो भी ऐसे हैं कि वो मतलब मजा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे अरे इजराइल हारा कहाँ, इतने लोग मारे गए, वो तो आप इसी में खुश रहिए कि इतने लोगों को मार दिया, बताइए। मतलब वो उनको चढ़ा रहा है, उनको बिल्कुल, क्योंकि जो इजराइल की डिफीट हुई और कई इजरायली ट्रम्प पे पाउंस किए हैं, लेकिन ट्रम्प के खुद के पास इतनी मजबूत टीम है सोशल मीडिया पे कि वो गाली गलौज करके उनको भगा दिया सबको। अब देखिए, ये जो पूरी बात है जहां पर आ गई है कि गाजा में हमास की सरकार रहेगी, इसके बाद जो रेजिस्टेंस गाजा में क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा कि कैसे सीज फायर इंप्लीमेंट होता है। लेकिन हमास तैयार है हर इवेंचुअलिटी के लिए, उसने दिखा दिया है कि हम तैयार हैं। हम जब तुम्हें नॉर्थ गाजा में इतनी कठिन लड़ाई जिसमें बड़े बड़े, और ये देखिए आज का नहीं है, मैं आपको बताऊं तो जो लीबिया पे जो उमर मुख्तार के समय 1930s में जो इटली ने इन्वेजन किया था, ये हम कॉलोनियल फोर्सेस का ये रहता है। 1857 में भी उन्होंने ये किया था कि एक हम जोन ऐसा बनाएंगे जहां किसी को आने नहीं देंगे इधर। तो ये एक, लेकिन इस चीज को जब फेल कर दिया, जो अल्टीमेट हथियार इजराइल समझ रहा था, क्योंकि साउथ में वो कर नहीं सकता है, इजिप्ट बॉर्डर है, नॉर्थ में कर सकता है वो, नॉर्थ में उसने किया और उसने 1.5 महीना प्रैक्टिस किया, वो फेल हो गया। अब जब वो फेल हो गया मिलिटरीली, तब तो फिर ट्रम्प ने कहा ना कि लॉजिक क्या है, अब तो कोई लॉजिक भी नहीं है। और खुद इजराइल के लोग इस समय खुल के कह रहे हैं कि कोई लॉजिक नहीं है अब लड़ाई मतलब आगे बढ़ाने का। तो ये बात है। दूसरी बात, वेस्ट बैंक में अभी लड़ाई चलेगी। वेस्ट बैंक में देखिए, क्योंकि वेस्ट बैंक की लड़ाई अब ये है कि महमूद अब्बास को वहां से उखाड़ना, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को वहां से उखाड़ना, और ये जो पूरी लड़ाई है, क्योंकि अब देखिए सीज फायर के बाद महमूद अब्बास क्या करेंगे, वो जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं हमास से, जिनको वो आउटलॉ कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि गाजा में देखिए इन लोगों ने इतने लोगों को मरवा दिया। अब जब गाजा में जनता यूफोरिया में है, पूरे वेस्ट एशिया में लोग सड़कों पे आके सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो महमूद अब्बास ये तो नहीं कह सकते कि गाजा में हमास की लाइन गलत थी। तो उनका यही आर्गुमेंट था ना कि गाजा में हमास की लाइन गलत है, और हम जो है असली फिलिस्तीनी जो राष्ट्रीय एस्पिरेशन हैं उनका प्रतिनिधित्व हम करते हैं। अब तो वो जीत गए, अब तो पूरी जनता ने मोहर लगा दी उस पे, पूरे वेस्ट एशिया ने मोहर लगा दी। अब तुम आइसोलेट हो गए हो, तुम एक जो पुरानी लाइन पे थे इजराइल के साथ समर्थन, और जो मधमार्गी टाइप की लाइन, तुमको रेडिकल फोर्सेस ने हरा दिया है। अब तुम वेस्ट बैंक में, तुम्हारी पॉलिटिकल हार हुई है तो वो वेस्ट बैंक में नहीं दिखेगी, वेस्ट बैंक में भी वो भागेंगे। देखिए, ये जो महमूद अब्बास है अपने देश में, जैसे सीपीआई सीपीएम है, इस टाइप के फोर्सेस है, ये सोचती थी कि हम अपना एक वो करके थोड़ा सा रेडिकलिज्म फर्जी दिखा के और थोड़ा ये करके हम राज कर लेंगे। दरअसल ये महाकरप्ट, इन्होंने पूरी दुनिया से पैसा लिया, खाया पिया है, और अपनी एक 30-40 हजार लोगों की फौज तैयार की है, जिस फौज में आधे से ज्यादा लोग हमास के साथ हैं।
और जो रोज इनको बिट्रे कर रही है। इनको हथियार भी इजराइल ने नहीं दिए, क्योंकि ये इजराइल जानता है कि वो अल्टीमेटली हमास के पास हथियार पहुंच जाएंगे, और उधर ईरान ने वेस्ट बैंक हथियार पहुंचा दिए। तो ये देखिए अब नेक्स्ट लड़ाई वेस्ट बैंक में होगी, बड़ी लड़ाई। तो आपने 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 दो तीन बातें बहुत अहम कही कि एक तो गाजा में हमास की हुकूमत रहेगी, दूसरे वेस्ट बैंक में लड़ाई चलेगी। एक खास चीज मैं देख रहा था, अमेरिका से जो आने वाला रिएक्शन है उसमें बाइडन ने सीज फायर को वेलकम करते हुए कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इसका हल है। लेकिन एक ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है, ट्रंप के स्टेटमेंट में यह बात आई है कि गाजा में फिर से टेररिस्ट इकट्ठे ना हो, उसके लिए हमारी सिक्योरिटी टीम इजराइल के साथ मिलकर काम करेगी। तो ये दो अलग अलग किस्म के रिएक्शन, एक तो हुकूमत से जाते हुए, क्या वो ट्रंप पर एक बोझ डाल के जाना चाह रहे हैं कि तुम बनवाओ फिलिस्तीन अलग से, या ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी टीम टेररिस्ट यानी हमास फिर से इकट्ठे ना हो पाए, उनको हम कंट्रोल करने के लिए हमारे यानी फौज सिक्योरिटी टीम इजराइल को मदद करेगी। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, ये जो दो बातें अलग अलग लोगों ने कही है? ये देखिए, ये तो ट्रम्प की शुरू से एक वो रही है कि वो नेतन्याहू वो पब्लिकली कुछ कहता है, करता कुछ है, और उसको जो करना है वो कोई सिक्योरिटी टीम वहां, अमेरिका की सिक्योरिटी टीम, अमेरिकन एडवाइजर्स 7 अक्टूबर के बाद से तुरंत वहां पहुंच गए थे, लगातार वो जमीन पे थे। ब्रिटेन यूके से बयान आया है उनके एक स्पोक्स पर्सन का, उन्होंने कहा है कि हम लोग के तो स्पाई प्लेन्स ऑपरेट कर रहे हैं 8 अक्टूबर से, और हम सब पे नजर रखे हुए सारी इंफॉर्मेशन हम इजराइल को देते थे। फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब लगातार अब जो भी लॉजिस्टिकल मदद, जो एक लॉजिस्टिक्स में जो एक हेल्प कर सकते थे इजराइल की, इन्होंने की है। अमेरिका ने इतना बड़ा अपना वो भेज दिया, बताइए, वो जो फ्रॉड एक हुआ था कि इतना बड़ा एक जो वो जो रिलीफ के उसने एक जहाज भेज दिया जिसमें कहा 22 लाख लोगों को खिलाएंगे हम। उस जहाज का क्या हुआ, कहाँ वो गया, आज तक पता ही नहीं चला। आप सोचिए इतना बड़ा फ्रॉड उस पे, और तो ट्रंप सिक्योरिटी टीम भेजेगा, मतलब भेज दो। तो ये तो बेवकूफी की बातें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। यथार्थ ये है कि गाजा में हमास की सरकार है और रहेगी, और उसके बाद वेस्ट बैंक को भी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस महमूद अब्बास से खींच लेगा, छीन लेगा। सीधे सीधी बात है कि वो छीनेगा। अब देखिए वेस्ट एशिया में जो इसका असर पड़ा है, आज जो सीरिया से खबरें आई हैं, सीरिया में जो प्रदर्शन हुए हैं, और खासतौर पे जो हमा में हुए हैं, हमा में जो प्रदर्शन है, क्योंकि हमा बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, क्योंकि देखिए वहां इडलिब, एलेप्पो, उसके बाद जो ये हमा आया, उसके बाद होम्स आया, फिर दमस्कस आया। तो हमा से ही सब कुछ बदला था जब असद के अगेंस्ट अपराइजिंग हुई। हमा में जनता का सड़क पे आना, फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाना, और उसमें कुछ नारे ऐसे भी लगे हैं, मुझे खबर है, जो एंटी एचटीएस है, और एचटीएस के लड़ाकों की हिम्मत नहीं हुई, उनके सामने हो रहा था फिलिस्तीन के मुद्दे पे वो कुछ कर नहीं सकते हैं समर्थन के सिवाय। लेकिन अभी तक जुलानी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है वेलकम करते हुए सीज फायर को, जबकि सऊदी अरेबिया से लेकर सबका आ गया है। और अभी तक देखिए कोई एचटीएस का, जो एचटीएस सरकार है, उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आया है इसको वेलकम करते हुए, ये सारी चीजें। जबकि सऊदी अरेबिया से लेके कतार तो खैर आई गया। अच्छा, बहराइन में भी ये स्थिति है कि बहराइन में भी वहां तो बैंड है प्रदर्शन, क्योंकि वहां पर जो टायरेंट है, जो रूल करता है और जनता को दबाए हुए, वहां पर तो बकायदा एक तरह से, लेकिन वहां भी प्रदर्शन हुए, बहराइन में प्रदर्शन हुए। यूएई जैसी जगह जहां है ही नहीं, 11% अरब हैं केवल, बाकी सब तो हिंदुस्तान और इंडियन पाकिस्तानीज है, वहां भी इस तरह से एक सिंबॉलिक हुआ है। तो देखिए हर जगह, कुवैत में भी हर जगह ये जो पूरी सिचुएशन है, इसमें मेरे ख्याल से नेक्स्ट अब जो मूव होगा, जो ईरान का होगा, कि अमेरिकन बेसिस वेस्ट एशिया से हटाए जाएं। ये लड़ाई जो है, ये देखिए एक बड़ी लड़ाई, और जो ईरान इसके लिए तैयारी कर रहा है, और इसमें देखिए ट्रू प्रॉमिस 3 होगा। अब मैं उसी पर आने वाला था कि क्या अब जंगबंदी के बाद ट्रू प्रॉमिस 3 होगा। मैं कल एक तेहरान से इंटरव्यू किया, एक बात कही जर्नलिस्ट ने, महाजरी हिसामुद्दीन महाजरी से मेरी कल बात हुई, वो उर्दू में बोल लेते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ट्रू प्रॉमिस 3 होगा, और अगर नहीं भी होगा तो ईरान की हालत तकरीबन ऐसी है कि वो जो
भेड़ों को चराने वाला होता है वो डंडा दिखाता है, वो दौड़ते रहते हैं। तो ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 का डंडा हाथ में लिया हुआ है और ये एक तरह से शायद ईरान बहुत कुछ अचीव भी कर रहा है बिहाइंड द सीन। हो सकता है उसके एसेट्स रिलीज होने वाले हों, चूंकि अमेरिका मुसलसल कोशिश कर रहा है राब्ता करने की। तो ट्रू प्रॉमिस 3 अब ऐसे वक्त में जबकि हमास की जीत, बजाहिर हमास की जीत हुई है, इजराइल हारा है, ऐसे हारे हुए इजराइल पर अगर ट्रू प्रॉमिस 3 हो गया ईरान की तरफ से तो क्या सिचुएशन बनेगी? नहीं देखिए, ट्रू वही आपने एक बात कही वो महत्वपूर्ण है कि ट्रू प्रॉमिस 3 का कैरेक्टर चेंज हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन वो भी देखिए डिपेंड करेगा। अभी आप देखिए ईरान जो है वो उसने अभी वहां पर भी थोड़ा पेजेश्कियान वर्सेस जो मतलब खमेनी है, और जैसे वो जो लिबरल लॉबी वहां की है, वो कैलिफोर्निया मदद भेजना चाहते थे पेजेश्कियान, उसके खिलाफ ईरान के पार्लियामेंट में उसको अलाउ नहीं किया और ये सब काफी बंदिशें उन पे लग गई हैं। तो ये भी बहुत जल्दी शायद जाएंगे। उसके अब ट्रू प्रॉमिस 3 की जो बात है उसका एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, जो आप देखिए अगर ईरान उस तरह से अचीव करे, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर पावर होने के करीब है, बल्कि हो ही गया है वो, और इस चीज को अमेरिका भी समझ रहा है, और अमेरिका अब न्यूक्लियर डील करके कुछ ईरान से हासिल नहीं कर सकता। केवल ये हो सकता है कि जैसे इंडिया से न्यूक्लियर डील हुई थी जिसका अभी कोई मतलब है नहीं, उस समय बड़ी है तौबा मची थी, तो मतलब इंडिया उसमें ये शर्त नहीं थी कि इंडिया अपने न्यूक्लियर एसेट्स को डिग्रेड करे या हटाए या इस तरह की, जो 2015 में जो ईरान यूएस डील हुई थी ओबामा वाली, उसमें था। अब जो डील अगर होती है तो वही होगी कि सिविलियन यूज के लिए हम लोग कैसे मदद करें एक दूसरे को, न्यूक्लियर पावर के सिविलियन यूज के लिए। तो ये देखिए जो मिलिटरीली ईरान भी देखिए, जो सीरिया के धक्के के बाद जो बाइडेन ने सोचा था कि हमने ईरान को आइसोलेट कर दिया, बार बार वो कहता भी था वी हैव ग्रेटली वीकेंड ईरान। नेतन्याहू भी इसको अपनी विक्ट्री बताता था कि हमने वहां संधि करा दी लेबनान में, ये करा दिया, अब सीरिया भी खत्म, अब हम हमास को मारेंगे, और उन्होंने पूरी कोशिश की पूरी। वही मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, नॉर्थ गाजा में जो पिछले 1.5 महीने में हुआ है उसमें यही कोशिश थी कि एक रेजिस्टेंस फ्री जोन बना के दुनिया को दिखाओ 18 किलोमीटर का, वो भी नहीं कर पाए ये लोग। तो अब देखिए बॉल इज इन ईरान कोर्ट। ईरान तय करेगा कि उसको कब मारना है, कब उसको एक वो करना, और वो उसके बदले, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप भी देखिए ईरान के प्रति, ईरान पे हमला तो कनाडा और ग्रीनलैंड की बात कर रहा है पहले, वो सब वो निपटे, वो उसने साफ कर दिया है कि उसको अमेरिका के आसपास के जो वो है उसको ठीक करना है, अमेरिकन इकोनॉमी को ठीक करना है, और जो पूरी एक जो मतलब जो अमेरिका की बिजनेसेस बाहर जा रही है उनको वापस बुलाना है, टैरिफ्स लगाने हैं, ये करना है, वो करना है, तो उस पर वो कॉन्सेंट्रेट करेगा। और इंटरनल एनिमीज जो उसके हैं, जो अमेरिका के अंदर जो लिबरल लॉबी है, उसको वो प्रोसिक्यूट करेगा। ये देखिए पूरा एक वहां का माहौल है अमेरिका का। और इस मतलब, और अमेरिका मतलब कि एक जब अमेरिका ही पीछे हट जाएगा तो फिर कौन सी ऐसी फोर्स है जो इजराइल के पीछे खड़ी होगी? तब तो फिर ईरान अपने आप मजबूत हो गया ना। ईरान मजबूत हो गया। ईरान देखिए कल गाय बगाए वो सीरिया में सत्ता परिवर्तन कराएगा, उसमें अब कोई इफ एंड बट नहीं है। यानी जंगबंदी के बाद आप कहते हैं कि ईरान मजबूत हुआ, जंगबंदी से मजबूत होगा ईरान। अच्छा, अब मैं समझना चाहता हूं, चूंकि जंगबंदी की खबर आ गई, बहुत खुशी है। उधर इजराइल से जो खबरें हैं वहां जश्न अभी आधा अधूरा है। जो लोग छूटने वाले हैं उनकी फैमिलीज बिल्कुल फिंगर्स क्रॉस्ड वाली हालत में है। लेकिन अब जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, इस सारी जंग में जो तकरीबन 15 महीने चली, इसमें भारत की तरफ से एम्युनिशन, हथियार, ये सब भी गए और काम करने वाले भी, मजदूर भी भेजे गए भारत की तरफ से। अब इस जंगबंदी के बाद भारत किस हद तक, चूंकि हमास ने अपनी ताकत साबित कर दी, जो लोग महमूद अब्बास के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा करके ये साबित करने की कोशिश करते थे कि वो फिलिस्तीन के हक में हैं, अब महमूद अब्बास का भी हवा निकल चुकी है। अब भारत कहां खड़ा होगा? क्या हमास से ताल्लुकात बढ़ाने पे मजबूर होगा? क्या इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा फिर भी हमास को तबाह करने के लिए? भारत की सिचुएशन अब क्या रहेगी, क्या लगता है आपको? नहीं, भारत तो देखिए अपने फॉरेन पॉलिसी में वो जब साउथ एशिया में फेल हो गया
तब तो वो पूरे वेस्ट एशिया की तो बात ही भूल जाइए। देखिए, अभी जो सरकार है वो ये समझती है कि प्रधानमंत्री जाके कुछ अवार्ड ले आए कहीं से, यूएई से, छोटे छोटे देश हैं, कुवैत से अवार्ड ले आए, कुछ शेखों से मिल लें, फोटो खिंचवा लें। तो ये है अगर वेस्ट एशियन डिप्लोमेसी, तो उसमें वो बुरी तरीके से फेल हुए हैं। वेस्ट एशिया का मेन इशू पैलेस्टाइन है, और वहां जो पिछले 1.5 साल से लड़ाई चल रही थी उसमें ये मैसेज चला गया है कि भारत मौखिक रूप से फिलिस्तीन के साथ है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो इजराइल के साथ है। और इस चीज को हमास कभी भूलेगा नहीं, इस चीज को कोई भी कभी भूलेगा नहीं। इस चीज को देखिए, ईरान के अपने अलग रिश्ते हैं भारत से, वो चलते रहेंगे, रशिया के अपने अलग रिश्ते हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन इस जगबंदी से जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस मजबूत हुआ है, उस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में भारत की कोई जगह नहीं। ब्रिक्स में भले ही भारत हो, और ब्रिक्स में भी जो थोड़ा अमेरिका जो था कह रहा था कि ब्रिक्स के अंदर भारत हमारा एजेंट टाइप का है, उसको हम जो है वो मतलब इस तरह के इंडिकेशन दिए थे बाइडेन ने कि वो मतलब डॉलर, क्योंकि लड़ाई इस समय दुनिया के लेवल पे यही है कि डॉलर के ऑल्टरनेटिव करेंसीज जो हैं, एक बैग ऑफ करेंसीज इंट्रोड्यूस की जाए, जो ब्रिक्स का मानना है, और जिसमें जो है ये डॉलर में ट्रेड बंद हो और वो धीरे धीरे हम लोग दूसरी करेंसीज की तरफ शिफ्ट। ऐसी पूरी सिचुएशन में भारत कहीं का तो नहीं रहा ना। भारत ना रशिया और चाइना के साथ है, ईरान के साथ है, भारत इजराइल के साथ है, वो भी लेकिन पूरा नहीं है, पूरा हो ही नहीं सकता। जितना भी वो चाहे फॉरेन पॉलिसी नहीं जिस दिन फॉरेन पॉलिसी अगर उसने बदली, पूरी दुनिया में आइसोलेट हो जाएगा, वो जानता है इस बात को, और साउथ एशिया में तो और आइसोलेट हो जाएगा। जितना भी आप अपने देश में हार्ड ये हिंदुत्व आप ले आइए और कहिए आजादी, राम मंदिर जिस दिन बना उस दिन मिली है, उससे क्या, उसका वो केवल लफाजी है, कोई मतलब नहीं। मैं ये कह रहा हूं बस कि भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा कि वो हमास के साथ समझौते में जाए। अगर वो नहीं जाता है तो फिर वो पूरे इस इतने बड़े डेवलपमेंट से कट जाएगा, और इसके जो रिपरकशंस होंगे, जो वेस्ट एशिया में ये जो जंगबंदी है, इसके जो रिपरकशंस होंगे कई और जगह, तख्ता पलट भी हो सकता है, आंदोलन चल सकते हैं, बहुत एक बड़ा टर्बुलेंस वेस्ट एशिया में आने वाला, उससे भी भारत पूरी तरह से वंचित रह जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। यानी इस जंगबंदी के बाद आपका इशारा है कि कुछ अरब मुल्कों में तख्ता पलट जैसी हालत हो सकती है। अभी कुछ अंदाजा लगाया जा रहा था कि तुर्की में कुछ हो सकता है, मिस्र में कुछ हो सकता है, जॉर्डन में कुछ हो सकता है, सीरिया में हो सकता है। जी, सीरिया में हो सकता है। सीरिया में आपने तो पिछली बार इस हद तक कहा कि हो सकता है बशर अल असद को वापस लाने की बात होने लगी। और यही तो बात है कि सीरिया में तो देखिए, सबसे पहला ईरान अब इस जंगबंदी के बाद वेस्ट बैंक में तो लड़ाई चलेगी, सीरिया पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। सीरिया में आप देखिएगा ये रेजिस्टेंस किस तरीके से आगे बढ़ना शुरू करता है। कुसैर तक वो आ गए हैं, उसके बाद वो अभी देखिए अभी जनता का एक उभार बाकी है। जनता का उभार जैसे ही होता है, आप देखिएगा ये एसटीएस की सरकार संकट में आ जाएगी। ट्रंप इसमें भी इंटरवीन नहीं करेगा। ट्रंप कह चुका है कि मैं सीरिया में जो भी होगा वो उनका इंटरनल मामला है। तो ईरान एक सही वक्त का इंतजार कर रहा था, अब वो सही वक्त आ गया है, अब फिर से पेंडुलम उसके डायरेक्शन में चला गया है। अब वो देखिए सीरिया पे पक्का है कि सीरिया में कुछ ना कुछ बड़ा डेवलपमेंट होगा आने वाले 3-4 महीनों में। ये बड़ी बात है। वेस्ट बैंक में जंग होगी, ईरान फिर से मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, और ये कि ट्रंप सीरिया में कोई दखल देने वाले नहीं है। ट्रंप की अपनी पॉलिसी है, वो अपने तरीके से चलना चाहते हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हम जंगें बंद कराएंगे, हम नई जंगें नहीं शुरू करना चाहते। और अभी तो यूक्रेन बंद कराए, सबसे पहले उसकी चिंता यूक्रेन यूक्रेन में समझौता कराना, जिसमें वो ये भी मान गया है कि जो हिस्सा यूक्रेन का रशिया ने कब्जा किया है वो रशिया के पास रहेगा। ये भाई पुतिन और ट्रंप में पुराना याराना है। जी। इस पुराने याराने में कमाल ये होगा, देखिए एक अमेरिका में मैं 98 में गया था, और उसके बाद भी और पहले भी अगर कोई लाल रंग की कमीज भी पहन ले तो उसको समझ लिया जाता था कि शायद ये लेफ्टिस्ट है, ये प्रो रशिया है। वहां का प्रेसिडेंट पुतिन के अगर नजदीक होगा तो क्या उथल पुथल होगी दुनिया की सियासत में, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेश मिश्रा जी, आपसे बात करके हमेशा बहुत सी नई चीजें सामने आती हैं, बहुत सी डिटेल्स आप बहुत ही नजदीक से बारीकी से फॉलो करते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं। मैं अपने दर्शकों से एक बार फिर कहूंगा कि
आप अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू चैनल पर जाइए और उनकी और वीडियो देखिए, और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उनका नया चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी शेयर कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।